डेयरी में आय को कैसे दोगुना करें। सभी लोग बहुत अच्छे से पशुपालन कर रहे हैं, तो पशुपालन का जो पहला स्टेप होता है जहां हम फेल हो जाते हैं, और उसको हमें ताउम्र, जब तक वो पशु हमारे पास रहता है तब तक हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। पशु खरीदी, कभी भी अकेले पशु खरीदी ना करें, एक्सपर्ट को ले जाएं। कम से कम उसको तो ना ले जाएं जिसकी डेयरी पहले फेल हो चुकी है, ठीक है ना। सबसे पहले यदि आप डेयरी शुरू कर रहे हैं और सफल डेयरी आपको करनी है, आपको उदाहरण बनना है, दुनिया को बताना है कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय आपके यहां है, मिल्क प्रोडक्शन कैसे कैसे अपने को शुरू करना है। ये नहीं कि एक समय पे बहुत ज्यादा था, दूसरे समय पे आपके पास बिल्कुल भी दूध नहीं है, तो एक्सपर्ट की सलाह से करें। एक्सपर्ट का आपको बाकायदा मदद मिलेगी आप जब पशु खरीदी कर रहे हैं। आजकल वीडियो कॉलिंग और फोटोग्राफ के द्वारा भी, ये नहीं है कि आपको एक्सपर्ट को बाहर लेके जाना है। तो गाय का सिलेक्शन, यदि आपको ब्रीड का पता है, कैरेक्टर पता है, कौन सी ब्रीड होती है, कैसे खरीदी जाती है। देखिए, ब्रीडर चाहे वो डॉग के मामले में हो चाहे गाय के मामले में, इतने महारती होते हैं कि इनसे बचना बड़ा मुश्किल होता है। वो अपनी डेयरी का खराब माल ही आपको देना चाहते हैं कि किसान सीधा साधा आया है, उसके घर तो आधा 1 लीटर की गाय है, हमारे पास तो 15 लीटर की गाय है या 5 लीटर की गाय, तो वो 5 लीटर वाली आपको बता देगा। अब चूंकि आधुनिक युग में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से ये समझ सकते हैं कि गाय कैसे खरीदना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा गाय के कान में एक टैग लगा होता है, जैसे ही आप टैग का नंबर डालेंगे तो उसकी गाय की पूरी हिस्ट्री आ जाती है कि ये कब ग्यावन हुई है, या यदि ये किसी उपचार के लिए गई है, बीमारी के उपचार के लिए किसी अस्पताल में, तो क्या क्या उपचार हुआ है, या इसको कब एफएमडी की वैक्सीन लगी थी। वो सामने वाला झूठ नहीं बोल पाएगा कि साहब इसको तो वैक्सीन भी लगती है और कभी बीमार नहीं हुई। और विशेषकर उस जगह से पशु ना खरीदें जहां पर एफएमडी रोग फैला हो। खुर पका मुंह पका रोग जिस गांव में फैल जाता है और जिस पशु को हो जाता है, वो पुनः उसी स्थिति में कभी नहीं आ पाता, हमेशा उसका दुग्ध उत्पादन कम रहेगा। इसका एक लक्षण होता है कि जब आप पशु को देखेंगे तो उसके रोम फटे हुए रहेंगे, शाइनी नहीं रहेंगे, बैठे हुए नहीं रहेंगे, कप कपाता पशु जैसा रहता है उस टाइप के रोम रहेंगे, और बाल बढ़ जाते हैं। सामान्य तौर पे उस गाय में या भैंस में आप देखेंगे बालों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, तो आप समझ जाइए कि ये एफएमडी वाला पशु है। और खरीदारी में बहुत होशियारी अपने को रखना है। यदि आप गुजरात, अहमदाबाद, अजमेर साइड जाते हैं और पशु खरीदी करने जाते हैं, तो सामने वाला ये बताता है कि हम अपनी पशुशाला का ये फला फला पशु बेचना चाहते हैं, आप उन पे चिन्हित कर लीजिए और उन सारों को छोड़ दीजिए। फिर आप बोलिए कि ये गाय कितने की, तो वो कहेगा ये तो हम बेच ही नहीं रहे। जैसे कि आपने देखा होगा प्लाटिंग में होता है, लोग कहते हैं पूरब दिशा के सारे प्लाट सेल हो चुके हैं, पश्चिम और दक्षिण वाले बचे हैं, आपको लेना हो तो लीजिए, ठीक है ना। तो हमें उनसे बचना होगा। यदि हम इस स्टेज पे बच गए तो हमारा 50% सफल हो गए, मतलब हमने गाय अगर अच्छी खरीद ली दूध वाली, हम वहां सक्सेस हो गए। नहीं तो होगा क्या, उसमें कोई सुधार नहीं होने की संभावना है, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी 3 लीटर वाली थी, अब 10 लीटर तो हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है कि अच्छा पशु खरीदें। दूसरा यह है कि हमें आय को दुगनी करना है, तो ऐसा जादू कुछ भी नहीं है कि गाय 4 गुना दूध देने लगे, आप जो काम जैसी दिनचर्या चलती थी वैसी चलती, आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा। और जो आदमी सक्सेस होगा, काम अधिक करेगा, उसी की आय दुगनी होना है। और हमें यह मूल्यांकन करना है कि गाय के मामले में डेयरी में केवल दूध बेचेंगे तो अब वो युग नहीं है कि हम केवल दूध बेच के डेयरी सक्सेस कर लें। आपको गोबर भी बेचना होगा, आपको गौमूत्र भी बेचना होगा, तब जाके आय दुगनी करें। देखिए, दूध हम कहां तक बढ़ा सकते हैं, 5 लीटर वाली को हम जहां तक 7 लीटर तक ले जा सकते हैं मैक्सिमम, तो 30% या 3 लीटर हमने बढ़ा पाया। फिर आपको कई उपयोग करने होंगे, जैसे कि आपकी पशुशाला में आपको लाइट का उपयोग करना है तो आपको गोबर गैस प्लांट लगाना पड़ेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पड़ेगी, उसी को आपको गौशाला में उपयोग करना पड़ेगा। नाडेप बनाइए, आप वर्मी कंपोस्ट आप बनाइए, मतलब मैक्सिमम उपयोग करना है, चारों दिशाओं में लगेंगे। देखिए, अकेला दूध नहीं निकालना है, दूध अकेला तो निकाल सकते हैं लेकिन उतना ज्यादा फायदेकर अब नहीं है। आज के टाइम में आप देख रहे होंगे भूसा भी इतना महंगा है कि भूसा भी आदमी मशीन से ही बनवाता है, मतलब 4 रुपए 5 रुपए किलो से कम तो भूसा भी नहीं है। अगर 2 लीटर 3 लीटर तक की गाय आपने पाली तो उसकी नॉर्मल खुराक इतनी ज्यादा होती है कि फायदा नहीं होगा। दूसरा यह है कि गौमूत्र से कीटनाशक भी आपको तैयार करना होगा। ये सारी चीजें आकाशवाणी के माध्यम से एक एक किसान तक पहुंचती रही हैं कि हमें कैसे गौमूत्र से और अन्य चीज बना सकते हैं, गोबर से वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएंगे, गोबर से मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती कैसे बनाएंगे, इन सबको आप लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी है। तीसरा है
कि हम अपने भूसे को और अच्छा उत्पादक कैसे बनाएं। यूरिया उपचारित भूसा आकाशवाणी के माध्यम से कई बार प्रसारित हो चुका है कि यूरिया उपचारित भूसा हम जब बनाएंगे तो देखिए हम आपको बता रहे हैं बहुत सरल तरीके से कि भूसे में जितना प्रोटीन होता है 3 से 4%, जब हम यूरिया उपचारित भूसा बना लेते हैं तो वो लगभग गेहूं बन जाता है, लगभग दाना बन जाता है भूसा। और ये बात दिमाग से निकाल दो कि यूरिया आपके भूसे को कोई नुकसान करेगी, कुछ नहीं करेगी। ये उतना नरम, सॉफ्ट और सुपाच्य बना देती है यूरिया भूसे को कि यूरिया आपके पशु को उतना नुकसान नहीं करने वाली, क्योंकि वो गैस के माध्यम से उसका प्रोटीन लेवल बढ़ा रही है। तो यूरिया उपचारित भूसा जब आप देंगे तो आपके दाने पे जो खर्च हो रहा है वो बहुत कम हो जाएगा। तीसरी एक बात और है, अभी सागर में नेपियर घास का भी बहुत चलन है। नेपियर घास एक ऐसी घास है, हाथी घास जिसको बोलते हैं, वो यदि आपने लगाई तो निश्चित रूप से एक बार घास को आपने रोपण कर दिया तो 4 से 5 वर्ष तक आपको दोबारा घास लगानी नहीं है। ये 10 से 12 फीट बढ़ती है ये घास। दुग्ध उत्पादन के लिए ये बहुत फायदेकर है, एक बार लगाना है आपको। इसके अलावा हम प्रत्येक पशु की हर 3 माह में एक बार डीवर्मिंग करेंगे। किसान भाइयों, डीवर्मिंग का मतलब होता है कृमिनाशी दवा। देखिए हम बहुत अच्छा खिलाते तो हैं, लेकिन यदि पशु के शरीर में कृमि है तो आपको प्रत्येक पशु को हर 3 माह में डीवर्मिंग कराना है। ये बात दिमाग से निकाल देना है कि केवल छोटे बछड़ों में ही कृमि होते हैं, बड़ों में भी होते हैं कृमि। दूसरा एक और मैं आपको बता दूं, जब आप ये मानते हैं कि एक छोटा बछड़ा उसका सिर्फ पेट बढ़ रहा है और शरीर में मांस नहीं बढ़ रहा, तो समझ लो इसमें कृमि ज्यादा है। तो उसमें कृमिनाशक दवा यदि आपने फंडा बना लिया कि हमें हर 3 महीने में कृमिनाशक दवा देना ही है, तो ये हो गया। तीसरी एक गलती हम और करते हैं, हम अपने पशुशाला में जितने भी पशु होते हैं सबको एक सा भोजन देते हैं। सानी जब हम तैयार करते हैं, 10 पशुओं की सानी है, जो कम दूध दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, बछड़ा है, बछिया है, बड़ा है, छोटा है, सबको एक सा दाना दे रहे हैं। हमें उसमें बचत करनी होगी। जो पशु मिल्क प्रोडक्शन पे नहीं है तो हम उसको एक्स्ट्रा दाना क्यों दें? हम केवल मेंटेनेंस जो उसके शरीर के लिए चाहिए उतना ही दाना दें। तो जो हम दाना तैयार कर रहे हैं वो अलग अलग पशु की अलग अलग अवस्था पे होना चाहिए, और अवस्था तभी पता चलेगी जब आप स्टॉल फीडिंग कर रहे होंगे। कैसे? आपको पता ही नहीं होता कि आपकी गाय हीट पे कब आ गई। और एक चीज और बता दूं, स्टॉल फीडिंग का मतलब होता है पशु को घर पर बांधकर चराना। आप घर पर बांधकर पशु को चराएंगे तभी तो आप ये अंदाज लगा पाएंगे कि हमारा पशु कितना खाता है, उसने 4 पूरे खाया कि 10 पूरे खाया, कितना खाया। जो पशु सुबह से शाम बाहर रहता उसका आपको आकलन नहीं होता कि कितना खा लिया। खुराक का आप अंदाज तभी लगा पाएंगे जब पशु घर पे रहेगा। गर्मी का भी अंदाज जब लगा पाएंगे, देखिए गाय गर्मी पे जब आती है तो सुबह 4 से 5 के बीच में आती है, तब हमारा किसान सागर का उठता ही नहीं है और फिर वो निकल जाती है बाहर। पता चला शाम को उसको हीट के सिम्टम समझ में आए और डॉक्टर साहब को सडनली फोन लगा दिया, डॉक्टर साहब हमारी गाय हीट पे है, एआई कर दो। उनको उस समय नहीं था, अब आपकी हीट निकल चुकी। 21 दिन का नुकसान वो आदमी बहुत अच्छे से समझ सकता है जिसकी 14 लीटर की गाय होती। 1 लीटर वाली तो क्या समझेगा, चलो 21 दिन बाद करा लेंगे, तो आपका 21 दिन का दूध का नुकसान हुआ। तो ये जब ही आपको पता पड़ेगा जब आप घर पे बांध के चराएंगे। तो पशु को घर पे बांध के चराएं, संतुलित आहार दें, आहार अवस्था के अनुरूप दें। प्रेग्नेंट गाय को अलग, ग्यावन को अलग, दुधारू को अलग। दुधारू का थंब रूल आप सबको पता होगा कितना दिया जाता है कि एक दुधारू गाय को कितना दाना देना चाहिए। देखिए थंब रूल ये है कि गाय को 1 किलो दाना प्रतिदिन शरीर के संतुलन के लिए देना चाहिए, 1 किलो। और दूध का आधा, यदि गाय 10 लीटर दूध देती है या 5 लीटर दूध देती है तो ये मान लें कि 2.5 किलो सुबह दूध के लिए और 1 किलो वो, मतलब 3.5 किलो दाना सुबह देना होगा और 3.5 किलो आपको शाम को देना हो। दूध का आधा, ये थंब रूल है। इससे कम दिया तो निश्चित रूप से जब तक उसके शरीर में दम है, यंग एज है गाय की, तब तक तो वो दूध देगी, उसके बाद नहीं देगी। दूसरा एक चीज और बता दूं कि डबल आय का सबसे सरल सूत्र मैंने सोचा है जो कि क्या होना चाहिए कि किसान को कम से कम काम करना पड़े और आय दुगनी हो जाए। उसके लिए केवल बहुत अध्ययन के बाद एक ही चीज निकली है, वो ये निकली है कि आप लोग अपनी गाय को बाहर ना छोड़ें। आपने गाय बाहर छोड़ी, वो गर्मी पे थी, वो अवर्णित किसी भी सांड से ग्यावन हो गई, जो बाहर घूम रहा था, जिसको उचित मात्रा में दाना पानी भी नहीं मिल रहा था, वो खुद कमजोर था। जब उसकी पैदाइश होगी तो आपकी गाय तो 2 लीटर देती थी, वो आधा लीटर देगी और आने वाले समय में वो सड़क पे घूम रही होगी और एक्सीडेंट करेगी और कुछ नहीं करेगी। क्योंकि ये मैं मानता हूं कि जब अपनी गाय आधा लीटर दूध देती है किसान की, तो किसान की इच्छा नहीं होती कि उसको हम बांधें या खिलाएं, क्योंकि महंगा पड़ रहा है। तो
उस चीज से बचने के लिए आपको ये करना होगा कि आप अपनी ग्राम पंचायत में सभी को, या अपने गांव का सुधार करना है तो सभी गांव में सबको बोल दो कि जिसके पास नर बछड़ा है वो जैसे ही 1-1.5 साल की उम्र पे आता है आप उसका बधियाकरण करवाएं। सब लोग एक कमेटी बना लें कि जिसके यहां भी बछड़ा होगा वो फालतू नहीं घूम रहा होगा, उसका हम बधियाकरण कराएंगे। और हमारी जो विभाग है उससे आपको उन्नत नस्ल के सांड उपलब्ध हैं 75 और 80% अनुदान पर, तो आपको केवल 20% देना है। उसके लिए कोई भी बड़ा किसान आवेदन कर सकता है। और ऐसे यदि 2 सांड साहिवाल के, थार पारकर का या गिर का आपने गांव में फ्री छोड़ दिया और सारे बछड़ों को कैस्ट्रेशन करा दिया, तो आप देखेंगे कि 5 से लेकर 6 वर्ष में ऑटोमेटिक आप अपना काम करते रहिए। आपको ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है गाय कब गर्मी पे आई, क्योंकि आपको पता है कि हमारे गांव में साहिवाल, गिर और थार पारकर 3 बुल ही घूम रहे हैं। यदि संतति पैदा होगी तो इन्हीं 3 में से होगी और अपने आप मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये बहुत अच्छा सिद्धांत है दुग्ध उत्पादन बढ़ाने। देखिए, जिसकी गाय 10 लीटर दूध दे रही होती है वो पर्दे में रखता है, कहीं काला धागा बांध के रखता है, वो किसी को दिखाता भी नहीं है। जो बाहर घूम रही हैं वो ऐसे ही हो गई हैं, क्योंकि हमने बाहर चरने भेज दिया और धीरे धीरे मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया। तो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, ये समय पर टीकाकरण कराइए आप लोग। टीकाकरण बहुत आवश्यक है, कई रोगों से बचाता है, एफएमडी से बचाता है, गलघोंटू से बचाता है। और बीमा पॉलिसी बहुत अच्छी सरकार की है। हमारा किसान जब उसकी एक भैंस खत्म हो जाती है तो उस वक्त उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि तुरंत दूसरी भैंस खरीदे, तो किसान बीमा कराएं। बीमे के बारे में आप लोगों की जो धारणा है कि बीमा मिलता मुश्किल से है, हम करा तो लेते हैं लेकिन क्लेम मुश्किल से मिलता है। अच्छा, कंपनी जितने कागज देगी हम उससे ज्यादा सबमिट करेंगे, फिर कहां से झूठ बोलेगी, ठीक है ना। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि गाय की जैसे ही मृत्यु होती है, उसमें कान में टैग लगा है, उसकी सुरक्षा आपकी जवाबदारी है। आप डॉक्टर को बुलाइए, आप संबंधित एजेंट को फोन कीजिए, वो आएगा और पूरे कागज लगा देगा। आजकल ये पैटर्न खत्म हो गया है, मान्यता कि हमने साहब कोरियर किए थे कागज, कान का टैग पहुंचा नहीं पहुंचा, वो सड़ गया था, ये ऑनलाइन है। आप तो सीधा वीडियो बनाइए, सब हो गया, कोई झूठ बोलने वाला नहीं है। कंपनी के टैग नहीं मिला था, ये नो टैग नो क्लेम का बहाना अब खत्म है, तो अब आपको मिलेगा। और बहुत कम राशि में आपका ये पशु बीमा हो रहा है। केवल 25% आपको किस्त देना है, बाकी 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार दे रही है। तो आप लोग बीमा करा लें तो एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। तीसरा ये है कि पशु को आहार में अचानक परिवर्तन ना करें। और एक चीज और देख लें, कई बार हम ऐसा समझ में आता है कि हमारी ज्ञान की कमी के कारण बहुत सारा लाभ हम नहीं ले पाते। जैसे आपके घर के आसपास, पशुशाला के आसपास बहुत से पेड़ लगे हैं। मान लीजिए आपके यहाँ कोई ऐसा वृक्ष लगा है और आप डेयरी कर रहे हैं कि उस वृक्ष से आपकी डेयरी में कोई लाभ नहीं। मैंगो का ट्री लगा है, आप आम खा सकते हो, गाय को तो नहीं खिलाएंगे। आप लगाइए सुबबूल, आप लगाइए अंजीर, आप लगाइए मुनगा जब आप खिलाएंगे बांझ पशु भी गर्मी पे आ जाएगा। मुनगे की पत्ती खिलाइए, आपको फॉडर ट्री तलाशना होंगे। मतलब ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी पत्तियां काट के हम गाय को खिला सकते हैं, ऐसे ही पौधे लगाना है। ऐसे पौधे आसपास नहीं होना चाहिए। या फिर कई बार ऐसा होता है पौधे बहुत लगे होते हैं, हमें ये नॉलेज नहीं होती ये पौधे का काम क्या है। तो आपको अपने आसपास जो भी पौधे लगे हैं उनके क्या काम है, वो हमारे लिए क्या काम आ सकते हैं, उसका आप सदुपयोग करेंगे। और नस्ल सुधार हमेशा करवाते रहें। हाइब्रिड पर ना जाएं, एचएफ पर ना जाएं, जर्सी पर ना जाएं। देखिए, आपको अभी एचएफ और जर्सी के गाय को रख रखाव का उतना अनुभव नहीं है, आप फेल हो जाते हो। अब टेम्परेचर 48 डिग्री जाता है, हमारा किसान जिसके पास खुद एसी नहीं है वो गाय को कैसे एसी लगाएगा। आपने गाय एसी वाली ले ली तो आप सक्सेस नहीं होंगे। आप लीजिए साहिवाल गाय लीजिए। हमारा हर किसान कई बार आकाशवाणी के माध्यम से फोन करता है कि साहब किल्ली लगी है। ऐसी ब्रीड है साहिवाल जिसमें कभी किल्ली नहीं लगती, साहब कभी किल्ली नहीं लगेगी। किल्ली मुड़ुला की जो समस्या वो कभी नहीं होती। साहिवाल गाय का बछड़ा कभी नहीं फंसता। आपको कभी डॉक्टर को नहीं बुलाना है कि बछड़ा नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, वो आराम से हो ही जाती है। मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, मिल्क की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये आप, अच्छा दूसरा एक और है खली। आप लोग खली खिलाना बंद कर दें, ये हम बोल रहे हैं एक्सपर्ट के माध्यम से। खली में कुछ नहीं रखा है। खली जब अच्छी थी जब कोल्हू के द्वारा वो तेल पिरता था और जब खली निकलती थी,
उसमें ऑयल होता था। आजकल केमिकल प्रोसेस से खली का ऑयल पूरा निकाल दिया जाता है और खली को बिल्कुल ड्राई कर दिया जाता है। दूसरे सस्ते ऑयल से उस पर शाइनिंग की जाती है, किसान समझे कि इसमें ऑयल है। खली हम प्रोटीन के लिए बात कर रहे हैं। हमारा किसान इतना ज्यादा लुटा है, बड़ा तकलीफ होती है। हमारे किसान का सोयाबीन खरीदते हैं मिल मालिक और वो खली तैयार करते हैं और सूखी खली जिसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है वो रिटर्न करते हैं हमारे किसान को। खली से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इससे बेटर है कि आप अपना ही सोयाबीन की ग्रेडिंग करो और जो छोटा छोटा सोयाबीन है उसको आप अपने दाने में मिला लो। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि 5 किलो सोयाबीन 80 किलो खली के बराबर होता है। ठीक है ना? तो हम क्यों खली खरीदें? आपका जो उत्पाद है कृषि का, गेहूं का, चने का और सोयाबीन का, इसको आप ग्रेडिंग कीजिए और अपने ही अनाज का मूल्य बढ़ा लीजिए ग्रेडिंग के बाद, और जो बचा है वो साल भर के लिए आप अपने पशुओं के लिए संजो के रखिए। आपका पशु ज्यादा दूध देगा। जो लोग अपने पशु के दाने में मतलब सोयाबीन और चना ग्रेडिंग करके ऐड करेंगे उसका पशु बहुत ज्यादा दूध देगा बजाय जो खली खिला रहा होगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि खली चुनी, स्टाल फीडिंग, नस्ल सुधार। और एक चीज और विशेष ध्यान रखना है, पशु बीमार तभी पड़ता है जब मौसम में परिवर्तन आता है। तो मौसम के परिवर्तन का हमारी पशुशाला पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए एक फैक्ट बात है, हमारा जो पेट है वो सिंगल स्टोमक है। हम कुछ भी खा सकते हैं, सुबह दाल बाटी शाम को पूड़ी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन गाय के मामले में आपको याद रखना है, चारे में परिवर्तन कभी अचानक ना करें। आपको लगा था कि हमने बरसीम लगाई थी, आज से बरसीम की कटिंग शुरू हो रही है और आपने बरसीम काटी, सोचा दाना बचा लें और सीधा बरसीम डालना शुरू कर दिया। आप कुट्टी करके धीरे धीरे परिवर्तन कीजिए, परिवर्तन हो जाएगा, उसको झटका नहीं लगेगा, मिल्क उत्पादन नहीं होगा। एक चीज और बताना चाहेंगे, जो लोग आय को दुगनी कर रहे हैं, आय को दुगनी करने में ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास यदि 10 गाय हैं तो ऐसा देखा गया है कि कई बार 7 गाय दूध दे रही थी, 3 गाय ज्ञावन थी। एक वक्त ऐसा आया कि 2 या 1 ही गाय दूध दे रही है, 7-8 ज्ञावन है। अब मिल्क प्रोडक्शन डाउन हुआ, तभी गर्मी चल रही थी, मांग बहुत बड़ी थी। मतलब किसान की वही बात आती है, जब किसान की प्याज निकलती है तो 5 रुपए किलो हो जाती है और जब वहां वापस आती है तो 40 बिकती है। तो हमें ये मैनेज करना है कि हमारे यहाँ दुग्ध उत्पादन बराबर रहे। इस चीज की टेक्नोलॉजी आपको बता दें, 2-3 नॉलेज आपको यहाँ से जरूर ले जाना होगा। एक तो ये कि अब वेटरनरी बहुत आगे है और मैं ये कहने में बड़ा फक्र महसूस कर रहा हूं कि ह्यूमन प्रैक्टिस से भी आगे हैं हम। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान। एक चीज कि आप यदि चाहें कि हमारी गाय बछिया दे तो बछिया ही होगी, बछड़ा नहीं होगा। ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सेक्सेट सीमन आ चुका है। 1800 रुपए में ऐसा बीज डलता है कि 1000 में एक बछड़ा तो हो सकता है, 1000 में, लेकिन 999 बछिया पैदा हो। टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सागर में भी सभी लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये आपको ध्यान देना होगा कि आपको नस्ल सुधार में ये चीज ध्यान देना होगी। आप सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ईस्ट्रस, अब ये संभव है कि आपकी 5 गाय हमेशा लगती रहे। हम ऐसा सिस्टम बनाएं कि 7 गायों में मिल्क प्रोडक्शन हमेशा होता रहे और 3 गाय का रोटेशन बनता रहे। केवल 3 गाय ज्ञावन रहेंगी, दूसरी जन जाएंगी। तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ईस्टर्स हमारे यहाँ बहुत सरल विधि से, एक इंजेक्शन ऐसा आता है या एक दवा ऐसी आती है कि आप जिस दिन चाहें उस दिन सारी गाय गर्मी पे आएंगी। एक बार डॉक्टर को फोन करना पड़ेगा, सारी प्रेग्नेंट हो जाएंगी एक ही दिन में। अब एक आज आ रही है, एक कल आ रही है, एक परसों, ये सिस्टम गलत है। इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ईस्ट्रस, जिससे कि हम मिल्क प्रोडक्शन का लेवल मिला सकते कि मतलब उतनी गाय आपका हमेशा। अब कई बार क्या होता है, देखिए हम हर चीज को बहुत बारीकी से समझते हैं। जैसे एक किसान अपना दूध बेच रहा था, दुग्ध व्यापार कर रहा था, डेयरी वाला, उसके 50 ग्राहक थे, 50 लीटर दूध प्रतिदिन दे रहा था, लेकिन अचानक 2 गायों ने दूध देना बंद कर दिया, प्रेग्नेंट हो गई। अब वो उस दूध का लेवल या तो पानी मिला के मिलाएगा या फिर किसी पड़ोसी से लेके जाएगा, तो क्वालिटी खराब करेगा। ठीक है ना? या फिर एकदम बढ़ोतरी हो रही है, तब वो क्या करेगा, या तो मिलावट करेगा या किसी और से लेगा, मतलब वो विश्वसनीय नहीं रहा, दूसरे पे क्या विश्वास। तो उसको मैनेज करने के लिए आप साल भर एक साथ दुग्ध उत्पादन कर सकते। कैल्शियम में भी ये है, कैल्शियम में आप सादा चूना, गाय को सिंपल खाने का चूना आता है, 15 लीटर आपकी पशुशाला में एक मटके में गला लो और सर्दियों के मौसम में शाम का समय छोड़ के बाकी पूरे वर्ष भर जो गाय दूध दे रही हैं उसमें आपको 1 गिलास घुला हुआ
चूना अपनी जो सानी तैयार करते हैं उस पर डालते रहेंगे तो मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा बना रहेगा। बाजार से आपको जो महंगा कैल्शियम खरीदना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान बहुत अच्छे से रखें। ऑटोमेटिक वाटरर भी आप लोग तैयार करा सकते हैं कि ऑटोमेटिक वाटरर में ज्यादा खर्च नहीं आता। कुल मिला के 100-150 रुपए का खर्च है। एक एक कुंड बन जाते हैं गाय के बगल में। अपना जितना पानी उसको पीना है उतना पानी पीती रहेगी। अगर गाय को जब प्यास लगी है तब पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा। नहीं तो सामान्य रूप से हम और आप कितनी बार पानी पिला पाएंगे। लेबर पे जितना ज्यादा डिपेंड रहेगा वो उतना ही फेल होने की कगार पे रहेगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा मशीनरी पे डिपेंड होना पड़ेगा। ऑटोमेटिक वाटर लगवा लीजिए, फूड बाथ बनवा लीजिए। तो इन सब चीजों से आप निश्चित रूप से सक्सेस हो जाएंगे। और एक चीज और बताना चाहेंगे, छोटी छोटी सी चीजें हैं, संगीत से भी दूध बढ़ता है। ये नया कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल स्वयं सिद्ध है और मैंने कई डेयरियों में इसका सफल उपयोग किया है। जब आप गाय लगाने बैठ रहे होंगे 6 बजे, उसका समय में गाय लगाने का समय निश्चित रखिए 7 बजे, मतलब 7 बजे। जो आपकी ड्रेस होती है वो ड्रेस में चेंज ना करें। कुर्ता पजामा पहनते हैं तो कुर्ता पजामा ही पहन के दूध लगाएं। वो जो बाल्टी थी उसी बाल्टी में लगाएं। उसका साउंड तक असर करता है। आप प्लास्टिक की बाल्टी से दूध लगाने वाला अगर स्टील की बाल्टी ले गया और एक बार बाल्टी गिर गई तो पशु समझ जाएगा या तो लगाने वाला नया है या कुछ चीज गलत है। ऐसे ही म्यूजिक में मध्यम यदि आप पशुशाला में चलाएंगे, आप 7 बजे आपने जैसे ही म्यूजिक का बटन स्विच ऑन किया, पहली गाय जब आप लगा रहे होंगे वो पाना छोड़ देगी। इसका एक फायदा यह है कि मान लीजिए आपका उस गाय का एक बछड़ा खत्म हो गया। अब लोग क्या करते थे, उसकी खाल पे कुछ चढ़वा लेते थे, अंदर भूसा वगैरह ऐसा बनाते थे, फिर उसको खड़ा करते थे। ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपका 7 बजे म्यूजिक शुरू हुआ वो गाय पाना छोड़ देगी बिना बछड़े के। और 3 मिनट का जो संगीत पहला गीत पूरा हुआ जब तक वो दूध देती रहेगी, अधिकतम दूध। मन उसका संगीत से अटैच कर दिया है हमने। तो ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कि केवल मैं बोल रहा हूं, ये लोग सफल हो चुके हैं इस चीज में। म्यूजिक से दूध, क्वालिटी भी अच्छी और क्वांटिटी भी अच्छी। कई बार आपने देखा होगा कुछ गाय दूध चढ़ा जाती हैं, वो समझ लो बंद हो चुका, दूध चढ़ाना बंद। जो पाना नहीं छोड़ती पाना छोड़ देंगी। और एक चीज और बताना चाहेंगे, हमारे यहां काफ मोर्टिलिटी, बछड़ों की मृत्यु दर भारत में सबसे ज्यादा है और बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा है। उसका एक कारण है, हम जितना ज्यादा दूध पिलाएंगे उतने ही बछड़े मरते जाएंगे, क्योंकि वर्म्स लोड, उसमें कृमि बढ़ते हैं। और दूसरा एक चीज और लास्ट में बताना चाहूंगा कि पाड़ा पाड़ी के मामले में, भैंस के मामले में, चाहे गाय के मामले में, आप अपने बछड़ों को आखिरी का दूध ना पिलाएं। तो ये आपको मैंने कुछ बातें बताई हैं, यदि इन पे अमल किया गया आपको फायदा रहेगा।